बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान रशीद और मैं अपने चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर में आप सबको वेलकम कहता हूं। अपने चैनल के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में मैं जो सब्जेक्ट लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं, उस सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हम प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का बिल्कुल बेसिक लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे हम कि टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा बुनियादी और अहम है। अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग को समझना है तो आपको अकाउंटिंग की जितनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जितने वो वर्ड्स जो अकाउंटिंग में बार बार यूज़ होते हैं, उनके मीनिंग और उनके कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आसान से आसान वे में आप लोगों को बता सकूँ कि टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन सी हैं और वो क्या होती हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आइए स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो देखते हैं कि अकाउंटिंग में कितनी इस्तिलाहात या कितनी टर्म्स हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। अकाउंटिंग की टर्म्स में सबसे पहले नंबर पर जो मैं लिख रहा हूं, बिजनेस। इसको उर्दू में हम बोलते हैं कारोबार। all those legal and social activities which perform for profit। वो तमाम कानूनी और मुआशी सरगर्मियां जिनका मकसद मुनाफा कमाना हो, कारोबार कहलाता है। तो इंसान अपनी लाइफ में एक दिन में 24 घंटे के दौरान बहुत सारी सरगर्मियों में इन्वॉल्व होता है। खाना खाना, सो जाना, क्रिकेट खेलना, दुकान पे जाना, कारोबार करना, अगर उसकी नौकरी है तो अपने ऑफिस में जाना, फिर शाम को घर आना। हमें ये देखना है कि इसमें बिजनेस कौन कौन सा है। तो मेरे भाई, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं उनमें से सिर्फ वो सरगर्मियां अलग कर लें जिनका मकसद मुनाफा कमाना होगा, वो आपका बिजनेस होगा। तो अकाउंटिंग जो है ये बिजनेस के अंदर बैठ के होती है, कारोबार में बैठकर होती है। आप अकाउंटेंट हैं, आप कारोबार में बैठकर ही अकाउंटिंग करेंगे। तो मेरे भाई, कारोबार में बैठकर अकाउंटिंग जब आप करेंगे तो बिजनेस का होना बहुत ज़रूरी है, कारोबार का होना ज़रूरी है, वरना अकाउंटिंग नहीं होगी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहली जो टर्म मैंने आपको अकाउंटिंग की बताई वो है बिजनेस। ऑल दोज लीगल एंड सोशल एक्टिविटीज़, वो तमाम कानूनी और मुआशी सरगर्मियाँ जिनका मकसद मुनाफा कमाना होता है, वो आपका कारोबार कहलाता है। तो दूसरे नंबर पर चलते हैं। कैपिटल, वर्ड है कैपिटल, इसे उर्दू में बोलते हैं सरमाया। टोटल अमाउंट आर गुड्स which owner invests in the business। वो कुल रकम या अशिया जो मालिक कारोबार शुरू करने के लिए लगाता है, कैपिटल कहलाता है। तो मेरे भाई, आपके पास घर में पड़ी हुई दौलत है, वो कैपिटल नहीं है। आपके बैंक में पड़े हुए पैसे हैं, वो भी कैपिटल नहीं है। कैपिटल वो रकम होगी जिससे आप अपना कारोबार शुरू करेंगे। आपने घर से लिए 10 लाख रुपए कि आप मोबाइल बेचने की शॉप बनाना चाहते हैं, तो 10 लाख रुपए आपने दुकान पे लगा दिए, वो आपका कैपिटल है। लेकिन सिर्फ पैसे ही नहीं,
आप दुकान का फर्नीचर भी घर से लेके आए थे, जिसपे आप घर से एसी भी लेके आए थे जो आपने अपनी दुकान में लगा लिया और कारोबार में फर्नीचर भी सेट कर लिया, वो चीज़ें भी आपका कैपिटल हैं। तो फाइनल ये कि चीज़ें हों या पैसे हों, कारोबार शुरू करने के लिए मालिक जब कारोबार में लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। तीसरी जो टर्म है ड्राइंग्स, बर्दाश्तगी बोलते हैं इसको इंग्लिश उर्दू में, और इंग्लिश में कहा जाता है ड्राइंग्स। अमाउंट आर गुड्स विच ऑनर टेक फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। रकम या अशिया जो मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से लेता है। मेरे भाई एक बात का ख्याल रखें, आप दुकान पे बैठे हैं तो आप मालिक नहीं हैं, आप अकाउंटेंट हैं। आपने एक एक रुपए का हिसाब देना है घर बैठे हुए बंदे को, और जो घर बैठा है वो मालिक है, वो आपसे साल के एंड पे हिसाब लेगा। मालिक आया दुकान पे, आप तो उसके मुलाजम हैं, नौकर हैं उसके, आप उसको रोक नहीं सकते। वो जितनी चीज़ें कारोबार से चाहे घर ले जाए, वो जितने पैसे कारोबार से चाहे घर ले जाए, लेकिन मेरे भाई आपको लिखवा के जाए। आप अकाउंटेंट हैं, आपने हिसाब रखना है। किस खाते में लिखेंगे? ड्राइंग्स में। तो ड्राइंग्स और उर्दू में इसे बर्दाश्तगी कहा जाता है। मतलब कि वो चीज़ें या अशिया जो मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार में से घर ले जाता है, हम उसको ड्राइंग्स में लिखेंगे। ये तीसरी टर्म थी हमारी। चौथे नंबर पर है गुड्स, कारोबारी अशिया। all those business goods which purchased for resale purpose, वो तमाम कारोबारी अशिया जिनको फरोख्त करने के लिए ख़रीदा हो। मेरे भाई चीज़ें बहुत सी होती हैं हमारे कारोबार में, हमारी ज़िंदगी में। जैसे मेरा मोबाइल फ़ोन है, बेचने के लिए नहीं है, मेरे अपने इस्तेमाल के लिए। ये बोर्ड मारकर बेचने के लिए नहीं है मेरे पास, मेरे अपने इस्तेमाल के लिए। ये गुड्स नहीं है। अकाउंटिंग कहती है कि गुड्स सिर्फ उन चीज़ों के साथ लगेगा जो हमारा रूटीन का बिजनेस है, जिनको हमने आगे बेचना है। आपने इस गरज से ख़रीदा है कि आपने उनको आगे बेचना है। कपड़े वाला कपड़ा खरीदेगा तो गुड्स हैं, मोबाइल वाला मोबाइल खरीदेगा तो उसके लिए गुड्स हैं, आटे चीनी वाला आटा या चीनी खरीदेगा तो उसके लिए गुड्स हैं, शूज़ वाला शूज़ खरीदेगा तो उसके लिए गुड्स हैं, प्रॉपर्टी वाला प्रॉपर्टी खरीदेगा उसके लिए गुड्स हैं, पंखे बेचने वाला पंखे खरीदेगा तो उसके लिए गुड्स हैं। मेरे भाई तमाम वो चीज़ें जो आपकी बिजनेस में रूटीन है आपका, आप खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, उनको गुड्स कहते हैं। आपके ज़ाती इस्तेमाल में जो चीज़ें हैं वो गुड्स नहीं है, क्योंकि आपने उनको आगे फ़रोख्त नहीं करना। तो वो कारोबारी अशिया जिनको आप आगे रीसेल पर्पज़ के लिए, यानी कि ऑल दोज बिजनेस गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पज़ इज कॉल्ड गुड्स, वो गुड्स कहलाती हैं। इसके अलावा आपकी ज़ाती इस्तेमाल में होंगी वो चीज़ें गुड्स नहीं होंगी। पाँचवें नंबर पे परचेज, खरीदना। अ प्रोसेस ऑफ बाइंग द गुड्स एट अ
स्पेसिफिक प्राइस, किसी खास कीमत पर अशिया को खरीदने का अमल परचेज कहलाता है। मेरे भाई, आप अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए अपनी गाड़ी खरीदते हैं तो वो परचेज नहीं है। आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो वो भी परचेज नहीं है। आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए घड़ी खरीदते हैं तो वो परचेज नहीं है। तो फिर परचेज क्या है? अकाउंटिंग हमें ये बताती है कि किसी ख़ास कीमत पर ऐसी चीज़ों को खरीदने का अमल परचेज है जिनको आगे बेचना हो। और वो चीज़ें कौन सी होती हैं? मैंने पहले बता दिया, वो गुड्स होती हैं। मोबाइल वाला मोबाइल खरीदेगा तो परचेज है क्योंकि उसने बेचना है। कपड़े वाला कपड़ा खरीदेगा तो परचेज है, उसने बेचना है। जूते वाला जूते खरीदेगा तो परचेज है, उसने बेचना है। तो मेरे भाई, ऐसी चीज़ों को खरीदने का अमल परचेज कहलाता है जिनको आगे आपने बेचना हो। आगे फर्दर इसकी दो टाइप्स भी हैं, मैं यहाँ आपको बताता चलूँ। परचेज एक होती है कैश परचेज और एक होती है क्रेडिट परचेज। नंबर 1 एंड नंबर 2, ये परचेज की दो इकसाम है। तो अगर आपने माल नगद खरीदा हो, मतलब 10 लाख रुपए के मोबाइल खरीदे और 10 लाख रुपए आपने दे दिए, तो वो आपकी कैश परचेज होगी। लेकिन अगर आपने 10 लाख रुपए के मोबाइल खरीद लिए लेकिन पैसे अभी अदा नहीं किए, तो वो आपकी क्रेडिट परचेज होगी। तो परचेज की दो टाइप्स होती हैं, कैश परचेज जब आप नगद परचेज करते हैं, नगद माल खरीदते हैं, और क्रेडिट परचेज जब आप उधार माल खरीदते हैं। Process of goods return to supplier due to any defect, किसी खराबी की वजह से अशिया की सप्लायर को वापसी या फरोख्तकार को वापसी परचेज रिटर्न कहलाती है। इसको उर्दू में बोलेंगे वापसी खरीद। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आप माल खरीदेंगे, 10 लाख रुपए के आपने मोबाइल खरीदे थे लाहौर से, तो आपने अपनी किताबों में लिख लिया कि परचेज है। उनमें से 3 या 4 या 10 मोबाइल ख़राब निकले तो वो आपने वापस कर दिए। फ़र्ज़ किया कि 1 लाख रुपए के थे, वो आपने जब वापस किए तो आपने अपनी किताबों में, अपने खातों में लिखा परचेज रिटर्न। तो सप्लायर वो बंदा होता है जो माल हमें सप्लाई करता है। तो जब ख़रीदा हुआ माल, सप्लाई हुआ माल आप किसी ख़राबी की बिना पे उसको वापस कर देते हैं, कारोबार में से माल वापस जा रहा हो, जब हम वापस करें तो वो परचेज रिटर्न कहलाएगी। तो ये छठी टर्म थी। 7वें नंबर पर आ जाती है सेल, मतलब इसको उर्दू में बोलते हैं फरोख्त। प्रोसेस ऑफ सेलिंग द गुड्स एट अ स्पेसिफिक प्राइस, किसी खास कीमत पर अशिया को फरोख्त करने का अमल सेल कहलाता है। तो मेरे भाई, आपने अपना घर बेच दिया, वो सेल नहीं है। आपने अपनी गाड़ी बेच दी, वो सेल नहीं है। आपने अपना सेल फोन सेल कर दिया, मोबाइल बेच दिया, वो आपकी सेल नहीं है। अकाउंटिंग हमें ये कहती है कि सेल तब होगी जब आप अपने रूटीन की कोई चीज़ें बेचें। जैसे मोबाइल वाला रोज़ मोबाइल बेचता है, उसकी सेल है। कपड़े वाला रोज़ कपड़ा बेचता है, उसकी सेल है। सिंप्लीफाई कर दूं कि जब आप गुड्स को बेचेंगे, और गुड्स वो अशिया होती हैं जिनको खरीदा ही इस गरज से था कि हमने उनको आगे बेचना है, तो जब आप गुड्स को बेचेंगे वो सेल होगी। और दूसरी शर्त, स्पेसिफिक प्राइस का होना ज़रूरी है।
बगैर कीमत के किसी को कुछ भी दे देते हैं, वो सेल नहीं है। उस जिस चीज़ को आप बेच रहे हैं उसकी ख़ास कीमत का होना ज़रूरी है। तो ये सेल जो है इसकी भी दो टाइप्स हैं, जिस तरह परचेज की मैंने आपको बताई थी। एक होती है कैश सेल और दूसरी होती है क्रेडिट सेल, मतलब नगद फरोख्त और उधार फरोख्त। तो डियर व्यूअर्स, जब आप किसी से पैसे ले लें और चीज़ें दे दें, जैसे लेट्स सपोज मैंने आपसे 30 रुपए लिए और आपको ये बोर्ड मार्कर दे दिया, इट्स अ सेल, और इस सेल को हम नाम क्या देंगे, कैश सेल। लेकिन जब मैं आपको सिर्फ बोर्ड मार्कर दे दूं, आपसे पैसे ना लूं, आप मुझे कहें 8 दिन 10 दिन 15 दिन बाद उधार पे आपको चीज़ें बेच दूं, दैट इज़ द क्रेडिट सेल। तो जब नगद पैसे लेकर चीज़ें बेची जाए वो कैश सेल होती है, जब उधार चीज़ें बेची जाए पैसे ना लिए जाए तो वो क्रेडिट सेल होती है। ये दो इकसाम है सेल की, और ये हमारी 7वीं टर्म भी है। उसके बाद 8वें नंबर पर है सेल रिटर्न। वापसी फरोख्त। When goods receive back from customer due to any defect is called सेल रिटर्न। किसी खराबी की वजह से ग्राहक की तरफ से अशिया की कारोबार में वापसी फरोख्त कहलाती है। तो कोई भी खराबी हो सकती है, जैसे मैंने बोर्ड मार्कर आपको 30 रुपए का सेल किया था, आप ले गए, मैंने अपनी किताबों में लिख दिया, एज ए अकाउंटेंट मैं लिख रहा हूँ कि सेल हो गई 30 रुपए की, लेकिन बोर्ड मार्कर घर जाके चला ही नहीं, ख़राब था, पहले से यूज़ हुआ था, आप आए आपने वापस कर दिया कि जनाब ये ठीक नहीं है, तो फिर मैं लिखूंगा सेल रिटर्न के माल मुझे वापस आ गया। तो परचेज रिटर्न में और सेल रिटर्न में यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है भाई। परचेज रिटर्न हम वापस करते हैं कारोबार में से और सप्लायर को वापस करते हैं। सेल रिटर्न हमको वापस आती है और हमेशा ग्राहक की तरफ से आती है। और ये दो फर्क हैं कि परचेज रिटर्न हमेशा सप्लायर को होती है, सेल रिटर्न हमको माल वापस आता है। परचेज रिटर्न हम वापस करते हैं, सेल रिटर्न ग्राहक की तरफ से हमको वापसी होती है। तो ये सेल रिटर्न हमारी 8वीं टर्म है। नंबर 9 पे है डेटर्स। All those person to whom goods are sold on credit। सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है मैंने कि वो तमाम लोग जिनको उधार पर हम माल बेचते हैं। अब इसे उर्दू में और ज्यादा आसान कर देता हूं, वो तमाम लोग जिनको उधार माल फरोख्त किया या जिनसे रकम वसूल करनी हो। अब ये दो टर्म्स इकट्ठी हैं, इनको इकट्ठा लिख लूं पहले फिर आपको बताता हूं। और 10वें नंबर पे होती है क्रेडिटर्स। डेटर्स होते हैं मकरूज और क्रेडिटर्स होते हैं कर्ज खा। ऑल दोज persons by whom
गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, वो तमाम लोग जिनसे उधार माल खरीदा हो या रकम अदा करनी हो, क्रेडिटर कहलाते हैं। सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशन, मेरे भाई ये दो लफ्ज हैं, डेबटर, DEB, बी साइलेंस है, अब बी साइलेंस रख के पढ़ेंगे तो बनेगा डेटर्स। और दूसरे नंबर पे हैं क्रेडिटर्स। डेटर्स जो हैं ये वो लोग हैं जिन्हें हम मकरूज कहते हैं, जिनसे हमने पैसे लेने हैं, और क्रेडिटर वो लोग हैं जिनको हमने पैसे देने हैं। ये जनरल और सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है कि जिन लोगों से हमने पैसे लेने हैं वो हमारे लिए डेटर्स हैं। असलम, अकरम, जिशान, रेहान, या कोई इदारा भी हो सकता है, किसी दुकान वाले से हमने पैसे लेने, किसी फैक्ट्री से हमने पैसे लेने, तो वो हमारे डेटर्स हैं। लेकिन जिन लोगों को हमने पैसे देने हैं, हमने लाहौर से माल खरीदा था 10 लाख रुपए का, हमने 5 लाख रुपए अदा कर दिए, 5 लाख अभी अदा करने हैं, तो वो लाहौर वाले हमारे क्रेडिटर हैं, हमने उनको पैसे अदा करने हैं। यहाँ पर मिस्टर आबिद गुल को हमने एक मोबाइल उधार सेल कर दिया, आबिद गुल साहब से पैसे हमने लेने हैं, तो आबिद गुल हमारा डेटर्स होगा। फाइनल करता हूँ कि जिन लोगों से पैसे लेने हों वो डेटर्स हो जाते हैं, और जिन लोगों को पैसे देने हों वो क्रेडिटर्स हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमारी 10 टर्म्स कंप्लीट हो गई। तो डियर व्यूअर्स, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह के मज़ीद लेक्चर हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। उम्मीद है आप लोग अमल करेंगे, ये लेक्चर जो है इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके पूरे अहले खाना को हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।